दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी जो प्रमुख श्रेणी है वो है अरावली। अरावली के बारे में मैं आपको बताऊं तो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे अरावली आप देखेंगे जैसे कि 4 राज्य गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली में फैली हुई है। दूसरी चीज विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है, और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में और जितने भी बन सकते हैं सारे क्वेश्चन पर बात करेंगे और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज अरावली श्रेणी। देखिए पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं ये जो राज्य आप देख रहे हैं, ये जो राज्य है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो राज्य है वो कौन है, गुजरात। यहां के बाद इस प्रकार आप एक राज्य देखते हैं, ठीक है, और ये जो राज्य आपका है ये कौन सा है आपका, तो ये कहेंगे आप ये है आपका राजस्थान। ये कौन सा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान के बाद आप देखेंगे ये आपका जो क्षेत्र पड़ गया ये कौन सा पड़ गया, पंजाब। देखिए समझना है हर एक चीज को ताकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बने वहां पर हम कर जाए। यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार जो क्षेत्र पड़ता है, इस प्रकार जो क्षेत्र पड़ता है ये है आपका हरियाणा, और यहां पर आपका इसके बाद जो रह गया वो दिल्ली पड़ता है। यहां पर ही छोटा सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका नाम क्या है, दिल्ली। तो मैं थोड़ी सी आपको स्थिति बताना चाहता हूं। जैसे मैं कहूं ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार है यही आपका किसका है, यही जो है आपका क्या है, अरावली। यही क्या है आपके अरावली, यही क्या है आपका अरावली। यही जो बना है वो क्या है आपका अरावली। यही क्या बना है आपका अरावली। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया है, इसके पीछे भी रीजन है और यहां से भी पॉइंट एग्जाम में पूछे, ठीक है। तो एक एक बात हमें समझनी है। यही क्या है आपकी अरावली श्रेणी। यही क्या है अरावली श्रेणी। किन किन राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और ये जो क्षेत्र है वो है आपका दिल्ली। यह केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा है आपका, दिल्ली। यहां से मैं बात करूं आपके तो कितने राज्य हो गए, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा, दिल्ली। और गुजरात में आप एक स्थान देखेंगे पालमपुर। कहां से आपके, पालमपुर। तो इसका विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक जो है वो इसका क्या है, विस्तार, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ बातें यहां पर आपको समझाना चाहता हूं। ये इस प्रकार क्यों है, अब यहां से मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अगर मैं ये कहूं इसकी आकृति कैसी है, इसी प्रकार की तो है, तो आप देखोगे ये कहूं कि ये किस दिशा से किस दिशा से, ठीक है, इस प्रकार ही तो है आकृति। तो आप मुझे ये बताएं ये कौन सा है, नॉर्थ साउथ, ये क्या है आपका ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप मुझे बताएं ये जो साइड है ये क्या बनी, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये जो साइड है वो क्या बनी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आप यहां से ध्यान रखेंगे जो अरावली श्रृंखला है उत्तर पूर्व से, अरावली श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ी होती चली आती है और ऊंचाई बढ़ती चली आती है, ठीक है। क्या समझे, एक बार फिर समझे। श्रृंखला उत्तर, अरावली श्रेणी जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती चली आती है और ऊंचाई भी इसकी बढ़ती चली आती है, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, या मैं अभी नोट करके इसे यहां पर लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए हम कुछ समझते हैं कि किस प्रकार उत्पत्ति हुई, क्या हुआ। देखिए अरावली की जो उत्पत्ति है, अरावली की उत्पत्ति है, उत्पत्ति इसकी 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व
प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। इसकी उत्पत्ति 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। यह है, ठीक है, कौन है, यानी कि अरावली। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी है, प्राचीन श्रेणी है। विश्व की सबसे जो प्राचीन श्रेणी है वो कौन है, अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, अरावली। भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, अरावली। अरे जब विश्व की है तो भारत की तो होगी। अगली बात हम पढ़ते हैं, यह एक अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। ये भी ध्यान रखें आप, एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत यानी कि जब अरावली का भी निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, तब ये भी क्या था, एक बलित पर्वत था, एक युवा पर्वत था, एक नवीन पर्वत था। लेकिन ताप दाब के कारण, अपक्षय और अपर्दन के कारण, किसके कारण, अपक्षय और अपर्दन के कारण, ये अपक्षय और अपर्दन के कारण कैसा पर्वत बन गया है, अवशिष्ट पर्वत। ये अपक्षय और अपर्दन क्या होता है समझें, यानी कि अपक्षय ये कोई पर्वत है और इसका ये हिस्सा टूटा, और ये हिस्सा टूट के कहां पर गिर गया, यहां पर मान लीजिए, और यही टुकड़ा यही यहां से टूट के गिरा है, इसे क्या कहेंगे, अपक्षय। और एक स्थान से दूसरे स्थान, ये टुकड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया, इसे ही क्या कहा जाएगा, अपर्दन। यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अपक्षय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन। ठीक है, तो इस अपक्षय और अपर्दन के कारण ये एक नवीन बलित पर्वत था और अब कैसा बन गया है, अवशिष्ट पर्वत बन गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। दूसरी बात यहां से हम समझना चाहते हैं, यह जो है आपका, इसका जो विस्तार है मैंने अभी बताया, ठीक है, विस्तार, किसका विस्तार चलना है, ये अरावली के बारे में पॉइंट चलना है। अरावली का जो विस्तार है वो आप देखेंगे कहां से है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक, दिल्ली तक यह यानी कि अरावली, यह ये राज्य ध्यान रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है, दिल्ली में विस्तृत है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है। इसका 80% भाग, इसका 80% भाग या सर्वाधिक, दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, एक ही बात है, सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान, आरजे का मतलब राजस्थान में है या राजस्थान में स्थित है। इसका सर्वाधिक या लगभग 80% जो हिस्सा है वो कहां पड़ता है आपके, वो अरावली में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगली बात मैं कहूं कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में लगभग इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 से 930 किलोमीटर के आसपास। जो इसकी लंबाई है यहां से यहां तक फैला हुआ है, लगभग 800 किलोमीटर में फैला है। कितने में, 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 300 से
आपके 930 किलोमीटर तक है। ठीक है, 300 से 930 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी। ठीक है, चौड़ाई। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं। ठीक है, अगली बात में कहूं, जो राजस्थान में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसका 80% भाग जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो कहां पर है? आपका राजस्थान। दूसरी चीज मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, ये जो आप देखेंगे राजस्थान में यही क्या पाया जाता है? माउंट आबू। क्या पाया जाता है? माउंट आबू। और इसी पर इसकी सर्वोच्च चोटी पाई जाती है जिसे कहा जाता है गुरु शिखर। क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। ठीक है, क्या पाई जाती है? गुरु शिखर। अब मैं इसे रब कर रहा हूं यहां पर और यहां से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अगली बात यहां से हम समझना शुरू करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए यहां पर मैं कहूं इसका सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में। दूसरी चीज हम यहां से समझेंगे, अरावली। अरावली का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर, सारे पॉइंट एक ही में लिख दे रहा हूं, माउंट आबू पर, माउंट आबू पर गुरु शिखर है। माउंट आबू पर गुरु शिखर है। माउंट आबू पर गुरु शिखर है। इसकी आप लंबाई ऊंचाई ध्यान रखेंगे, कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और राजस्थान की जो ऊंचाई है, जो अरावली की ऊंचाई है वो कितनी मैंने अभी लिखाई? 300 से 900 मीटर है औसतन। ठीक है, जो अरावली की जो ऊंचाई है वो औसतन कितनी लिखाई मैंने? 300 से 930 मीटर। और मैं ये पूछूं कि जो आपकी गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 1722 मीटर। इसी गुरु शिखर को संतों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतों का टीला कहा जाता है। संतों का टीला कहा जाता है। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, गुरु शिखर, सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू पर, राजस्थान के सिरोही जिले में। ऊंचाई 1722 मीटर और संतों का टीला कहा जाता है। अगली बात हम समझेंगे माउंट आबू के बारे में। इससे आप ध्यान देंगे माउंट आबू पर, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर स्थित है? माउंट आबू। और माउंट आबू यह है राजस्थान का, आरजे मतलब राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन है यह, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान का आपके एकमात्र क्या है? आपके हिल स्टेशन है। ठीक है, आगे बढ़ूंगे तो अरावली का सर्वोच्च शिखर समझ में आ गया। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर गुरु शिखर स्थित है और इसी गुरु शिखर को क्या कहा जाता है? संतों का टीला कहा जाता है। ऊंचाई 1722 मीटर। इसी माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। यह राजस्थान का एकमात्र माउंट आबू क्या है? हिल स्टेशन। अब हम आगे बात करते हैं और एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, जो अरावली है, अरावली, अरावली धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा है। धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा है। धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा है जो ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टरजाइट आदि से निर्मित है। ठीक है, तो किसका हिस्सा है? अरावली धारवाड़ चट्टानों का हिस्सा है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली बात समझते हैं। इसे मैं यहां से हटा रहा हूं। इसी जो अरावली है इसके भी अन्य नाम हैं, या अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं अरावली के क्षेत्रीय नाम, अरावली के क्षेत्रीय नाम, अरावली के क्षेत्रीय नाम। जैसे मैं कहूं अरावली को उदयपुर में क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ में क्या कहा जाता है, कुंभलगढ़ में क्या कहा जाता है, दिल्ली में क्या कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली में क्या कहा जाता है, उदयपुर में कहा जाता है जरगा की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है, जरगा की पहाड़ियां। ठीक है, क्या कहा जाता है, जरगा की पहाड़ियां। इसे ही राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरावली तो पूरा है लेकिन क्षेत्रीय नाम भी इसके क्या है, अलग अलग है। जरगा पहाड़ियां, ठीक है, कुंभलगढ़ में इसे मोरात की पहाड़ियां, क्या कहा जाता है, मोरात की पहाड़ियां, मोरात की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है आपके, मोरात की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली में इसे दिल्ली कटक या रायसीना की पहाड़ियां, क्या कहा जाता है, रायसीना की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है, रायसीना की पहाड़ियां। और इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर आप देखेंगे क्या स्थित है, तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन जो स्थित है वो कहां पर स्थित है, तो आप लोग कहेंगे रायसीना की पहाड़ियों पर आपका क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, अगली बात यहां पर हम एक और समझेंगे। यही राजस्थान में एक झील का नाम सुना होगा आपने, एक झील है आपकी जो कि सर्वाधिक खारे पानी की झील है, जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील है आपकी, सांबर झील। तो यहां से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सांबर झील, सांबर झील चारों ओर से अरावली से घिरी है, अरावली से घिरी हुई है, घिरी हुई है, अरावली से घिरी हुई है। जो सांबर झील है सर्वाधिक खारे पानी की झील, सर्वाधिक खारे पानी की झील। और इसी झील से नमक भी बनाया जाता है राजस्थान में। सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वो कौन है आपकी, सांबर झील। कौन सी आपकी, सांबर झील है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात समझते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि जो थार मरुस्थल के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और हम इसे यहां से रफ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं अरावली से एक पॉइंट और मैं लिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जो अरावली है, अरावली जलवायु विभाजक का कार्य करता है, जलवायु विभाजक का कार्य करता है, जलवायु विभाजक का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे मैं कहूं जो मानसून पवने हैं, जो वर्षा कराने वाली पवने हैं, वो आपकी दो जगह से आपकी शाखाओं में विभाजित होती है। एक अरब सागर और एक आपकी यहां से जो होती है वो आपकी बंगाल की खाड़ी से, जिन्हें एक अरब सागर की शाखा कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जब ये मानसून पवने इस प्रकार जाती हैं, तो इस प्रकार क्या करती हैं, ये आपके इस क्षेत्र को पार कर जाती हैं। और जब इस तरफ से जाती हैं, जब इधर देखेंगे तो पश्चिम और इधर देखेंगे पूर्व, तो जब यही मानसून पवने जब पूर्व से जाती हैं तो इससे टकराकर यहां वर्षा करा देती है। तो ये पूर्व में और ये आप देखेंगे पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या करती हैं, ये पवनों को नहीं रोक पाती हैं, मानसून पवनों को, और मानसून पवनें सीधी निकल जाती हैं। इसीलिए वर्षा यहां पर क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इसीलिए जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल कहा जाता है। इसीलिए यहां पर एक मरुस्थल बनता है जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल।
और यहां पर देखेंगे लगभग 50 सेंटीमीटर की क्या होती है, वर्षा होती है। कहां पर, आपके इसके पूरब में। तो दोनों बातें आप यहां से समझेंगे। पूरब बात कंडीशन समझ में आ गई। पश्चिम, तो यहां से पूछा जाता है कि अरावली, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। और नदियों टॉपिक में हमने पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि थार के मरुस्थल में एक नदी विलीन हो जाती थी जिसे हम अंतःस्थली नदी कहते थे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि थार के मरुस्थल में कौन सी नदी विलीन होती है। तो पश्चिम में थार का मरुस्थल है। अगली बात लिखेंगे, अरावली के पूरब में 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वर्षा लगभग में है, कम ज्यादा थोड़ी हो सकती है, कि वर्षा होती है। और जब पूरब में, पश्चिम में क्या है, थार का मरुस्थल, तो यहां वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या उससे कम, 25 सेंटीमीटर या उससे कम। दूसरी चीज आप यहां से एक पॉइंट और समझेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है। जो थार के मरुस्थल को पश्चिम की ओर है, ये थार का मरुस्थल पूरब की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि अरावली उसे पूरब की ओर बढ़ने से रोकता है। अरावली उसे पूरब की ओर बढ़ने से रोकता है। थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को अरावली, अरावली पूरब की ओर, पूरब की ओर विस्तृत होने से रोकता है, विस्तृत होने से रोकता है, विस्तृत होने से रोकता है। तो इतनी बातें आप लोग और ध्यान रखेंगे। और एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे, हम यहां से कुछ खनिज मिलते हैं, वहां से भी आप देखेंगे एक संगमरमर, जिसके बारे में, जो ताजमहल है, ठीक है, और विक्टोरिया आपका एक मेमोरियल है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम एक छोटी सी चर्चा और करेंगे, उसके बाद यहीं पर क्लास को रोकेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को अगली क्लास में क्लियर करेंगे। देखिए, अरावली पर खनिज, अरावली पर खनिज, अरावली पर खनिज। तो दो प्रकार के खनिज यहां पाए जाते हैं, एक धात्विक और एक आपके पाए जाते हैं अधात्विक। धात्विक और एक पाए जाते हैं आपके अधात्विक। जिसमें आप देखेंगे, धात्विक में आप देखेंगे चांदी है, अभ्रक है, उसके बाद आप देखेंगे तांबा है, और आप एक देखेंगे आयरन। आयरन, तांबा और आयरन से आप एक पॉइंट और ध्यान रख लें। तांबा यानी कि राजस्थान में आप देखेंगे खेतड़ी, खेतड़ी खान से निकाला जाता है, जो कि राजस्थान में एक जिला पड़ता है झुंझुनू जिला। कहां से? झुंझुनू जिले से, ठीक है। तो खेतड़ी खान तांबा, और आयरन आप देखेंगे तो कहां से? जयपुर क्षेत्र से आपके क्या प्राप्त होता है, तो ये आपके आयरन वगैरह प्राप्त होता है। अधात्विक में आप समझेंगे, जैसे मैं कहूं चूना पत्थर है, ठीक है, चूना पत्थर है। उसके बाद एक और बात समझेंगे जो काम की बात है हमारे, संगमरमर। क्या है? संगमरमर। जो संगमरमर है ये राजस्थान के, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के मकराना जिले से। कहां से? या मकराना क्षेत्र से, सॉरी, मकराना क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इसी संगमरमर से आप देखेंगे ताजमहल क्या बना हुआ है, ताजमहल। और एक आप देखेंगे, इतिहास हम पढ़ेंगे जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे ताजमहल। और एक कंडीशन और बनेगी, आपका होगा विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। मेमोरियल, और ये कहां पड़ता है? कोलकाता।
तो इनका जो निर्माण हुआ है वो कहां से हुआ है? संगमरमर। और संगमरमर कहां से निकलता है? आपके मकराना क्षेत्र से निकलता है। तो ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल इससे बनेंगे। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये आपके कैसे हैं? अधात्विक। तो इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट आपका जो है वो एग्जाम में अगर आराधी से पूछा जाता है तो आप गारंटी के साथ कराएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।